Is screen visible to everyone? Yes, sir, visible. Yes. So the very first figure of speech under miscellaneous figures, we are going to take tautology. अब ये टाटोलॉजी क्या है, जल्दी जल्दी, चूंकि हम समय थोड़ा आज हमको पूरे 6-7 फिगर ऑफ स्पीच है, इनको कंप्लीट करा लेने हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम कम लेंगे, आपसे पूछेंगे कम, जहां जरूरत होगी वहीं पूछेंगे। तो लिखिए, लिखिए यहां पे तुरंत फास्ट। टाटोलॉजी derived from Greek tatos, derives from Greek tatos, TATOS, और इसका मतलब होता है द सेम। ग्रीक टाटोस मीन्स द सेम, एंड लॉगोस, इसका मतलब होता है वर्ड और आइडिया, वर्ड और आइडिया। ठीक है, डेराइव्स फ्रॉम ग्रीक टाटोस मीन्स द सेम एंड लॉगोस मीन्स द वर्ड और आइडिया, रेफरिंग टू, किस चीज को रेफर करता है? द रेपिटेशन ऑफ an idea, the repetition of an idea in different words, in different words। फिर आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इतना लिख लिया? हैव यू ऑल नोटेड? Derives from Greek tautos means the same and logos means word or idea, referring to the repetition of an idea in different words। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। it is used to make the statement, more energetic and emphatic, more energetic and emphatic। ठीक है, नोटेड? Yes, sir. अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये पूरे डेफिनेशन से क्या, एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही वॉज क्वाइट exhausted and worn out। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द बिग giant was afraid of the tiny little insect। अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या डेफिनेशन में लिखवाया कि ये जो ग्रीक वर्ड द सेम या वर्ड, मतलब टाटोलॉजी का मतलब होता है द सेम वर्ड और द सेम आइडिया, है ना। तो जब क्या होगा कि जब सेम वर्ड या आइडिया रिपीट होगा, ठीक है, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ड में, जैसे आपने बोला कि ही वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड एंड वर्न आउट। एग्जॉस्टेड मतलब होता है थका होना, टायर्ड, और फिर वर्न आउट का मतलब भी टायर्ड होता है। तो दोनों का मतलब टायर्ड है, फिर भी दोनों यूज किए गए हैं। तो वही चीज है कि सेम वर्ड या आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया है।
ऐसा कब होता है? जब आप बहुत ही ज़्यादा एक ही चीज़ पे प्रेशर देना चाहते हैं, ठीक है, अपना जो स्टेटमेंट है उसको एम्फैटिक बनाना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आप यूज करते हैं। इसी प्रकार से देखिए द बिग जाइंट, अरे भैया जो जाइंट है तो अपने आप में ही बड़ा है, तो ये बिग की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से द बिग जाइंट वाज अफ्रेड ऑफ टाइनी लिटिल इंसेक्ट, अरे जब लिटिल लिख दिया तो टाइनी लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तो टाइनी लिख दो, लिटिल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इस तरह का वर्ड जो कि सिनोनिमस वर्ड हैं उनको एक ही सेंटेंस में यूज किया जाता है और जरूरत एक की है लेकिन दो दो यूज किए जा रहे हैं सिर्फ आर्टिफिशियल इफेक्ट के लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है? टाटोलॉजी। ये बात सबको क्लियर समझ में आ रही है जितनी बात मैंने बताई? यस सर। एनी डाउट टू एनीवन? चलिए अब आपको मैं बता दूं कि हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, टाटोलॉजी का यूज बहुत होता है और स्पेशली जब आप कुछ इडियम्स कुछ पॉपुलर फ्रेजेस हैं वहां पे बहुत यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, कुछ इंग्लिश फ्रेजेस के एग्जांपल बता रहा हूं। इंग्लिश कुछ फ्रेजेस हैं पॉपुलर, ठीक है, उनमें देखिए या फिर इडियम्स में देखिए, वहां पे देखिए कैसे यूज होता है, बहुत ही फेमस है। किथ एंड किन सुना होंगे आपने, किथ एंड किन, यस सर। ये बहुत ये सब टाटोलॉजी के एग्जाम्पल हैं, दोनों का मतलब होता है रिश्तेदार। फिर उसके बाद वेल एंड गुड, वेल एंड गुड ये फ्रेज हैं, एक साथ यूज किए जाते हैं, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आपने सुना होगा बैग एंड बैगेजेज, ही लेफ्ट द हाउस विद बैग एंड बैगेजेज, सुना है कि नहीं सुना है? यस सर के साथ। फिर आपने सुना होगा नल एंड वाइड, सुना है कि नहीं? यस सर। यस योर स्टेटमेंट इज कंप्लीटली नल एंड वाइड, Void। यानी पूरी तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। तो ये कितना बढ़िया जबरदस्त एग्जाम्पल्स हैं ये, है ना। फिर उसके बाद आपने एक और सुना होगा टाइम एंड टाइड, ये दोनों टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सुना होगा ही इज क्वाइट काम एंड ही इज काम एंड क्वाइट, दोनों का सेम मतलब है। तो ये बहुत पॉपुलर मतलब है, मतलब ये इससे जो रिलेटेड इडियम्स हैं फ्रेजेज हैं ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज किए जाते हैं। एक और आप लोगों ने बहुत पॉपुलर सुना होगा, कहते हैं नाउ आई वुड वेलकम द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये सुना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यस सर। यस सर। इसका मतलब भी यही होता है, यानी पहला आदमी जो सबसे महत्वपूर्ण हो, ठीक है। एक और बहुत फेमस सुना होगा हेल एंड हार्टी, सुना है कि नहीं? यस सर सुना है। ये सब सिनोनिमस एक्सप्रेशन देने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये आपने देखा टाटोलॉजी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, नोट कर लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में फटाफट फास्ट। हैव यू ऑल नोटेड? यस सर। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल पोयम की देख लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप साहब मतलब जीआईसी के सिलेबस में हैं, ठीक है। उनके रेप ऑफ द लॉक का एक एग्जाम्पल है, ये देखिए फेज। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। कहने वाले ये सर जो एक फ्रेज है, हाँ मतलब किसी सेंटेंस में आए तो मतलब ये टोटोलॉजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये टोटोलॉजी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जहाँ एक प्रकार के आइडियाज या सिनोनिमस वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है, इफेक्ट देने के लिए। अक्सर अच्छा लगता है आप कहें कि आपका स्टेटमेंट यूजलेस है, हाँ, या बिना मतलब का है, इज ऑफ विदाउट यूज, योर स्टेटमेंट इज ऑफ विदाउट यूज, लेकिन आप बोल रहे हैं योर स्टेटमेंट इज नल एंड वाइट, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में और प्लस इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे फेयर फेयरीज,
जेनी, ईव्स, एंड demons here। तो ये जो है ये भी आपका उसी का एग्जाम्पल, इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो सिनोनिमसली यूज किए गए हैं, जैसे फेरीज, ईव्स, जेनी। ठीक है, तो ये सिनोनिमसली सबका मतलब एक ही जैसा है, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पोइट्री में एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब आपको आइडिया समझ में आ गया है। थोड़ा सा हम तेजी से चलेंगे ताकि हम सब कंप्लीट करा सकें, है ना। तो एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में आ चुका होगा कि जब बस इतना ध्यान रखना है कि सिनोनिमस वर्ड्स अगर एक साथ यूज किए जाएं एक एक्सप्रेशन में, एक सेंटेंस में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टाटोलॉजी। और एक बात यहीं पे एक वर्ड याद कर लेना, ग्रामर का टर्म है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के अंतर्गत आते हैं। ग्रामर में ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कई बार आप देखिए जब स्पॉटिंग द एरर करेंगे, यानी गलत मतलब किसी सेंटेंस में गलत पार्ट को चूज करेंगे, तो अक्सर वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन चूंकि ये पोइट्री में आए हैं और इनका मतलब है, तो कई बार सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जब पोइट्री में आता है या कहीं पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देने के लिए आता है तो वहाँ हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब राइटिंग की बात करते हैं तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन को गलत माना जाता है तमाम जगहों पे। तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन ही है। क्यों? क्योंकि एक आप वर्ड यूज करते तब भी आपकी मीनिंग आ रही है, लेकिन दूसरा वर्ड आप यूज कर रहे हैं अपने एक स्पेशल पर्पज के लिए। ठीक है, तो वो जब ग्रामर में आता है वहाँ दूसरा केस होता है। ठीक है, और यहाँ केस हमारा दूसरा है पोइट्री के केस में। तो फिलहाल आप इसे ध्यान रखें कि ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है, बस इतना ध्यान रखना है। एक दूसरा लिखिए फिगर ऑफ स्पीच, इसके बाद लिखिए प्लियोनाज्म। इसी को एक और फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं रिडंडेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। अब ये जो प्लियोनाज्म है, यहाँ पे आप देखिए जो प्लियो है, ये ग्रीक वर्ड है प्लियो, और इसका मतलब होता है टू मच। ये बहुत मिलता जुलता है टाटोलॉजी से। इसके लिए लिखिए प्लियोनाज्म is a figure of speech. Pleonasm is a figure of speech which is used for excess of meaning. Used for excess of meaning. एक्सेस ऑफ मीनिंग। इसके बाद करके लिखिए इट कंसिस्ट्स इन द यूज ऑफ unnecessary words to express a single idea. To express a single idea. To express a single idea. It consists in the use of unnecessary words to express a single idea. ठीक है, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बिना मतलब के अननेसेसरी वर्ड्स को यहां भी यूज करते हैं टाटोलॉजी की तरह।
ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। हैव यू ऑल नोटेड? Yes. जैसे आप ये बोल रहे हो कि आई सा इट विद माई ओन आइज। अब आप बताओ, जब आपने देखा है तो क्या दूसरे की आंख से देखोगे? अगर आप देख रहे हैं कि टुनटुन आपका जब मजाक बनाया जा रहा था तो हंस रहा था टुनटुन, तो आपने टुनटुन को हंसते हुए देखा, तो क्या दूसरे की आंखों से देखा? अपनी ही आंखों से देखा। तो अब क्या हुआ? आई सा इट, अब फिर विद माई ओन आइज, ये क्या है? जो विद माई ओन आइज है ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी इसको यूज किया गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वही बात है, किस लिए किया गया भैया जब जरूरत नहीं है? तो बस इसीलिए किया गया कि हम थोड़ा सा बहुत इस बात पे जोर देना चाहते हैं, मैंने देखा है और अपनी ही आंखों से देखा है। हाँ हाँ, अपना आंख बड़ा करके ऐसे करके बोलो, मतलब हो सकता है कोई आपकी बात पे विश्वास ना कर रहा हो, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, तो फिर आपने मान लो टुनटुन सबके लिए रेस्पेक्टेबल पर्सन है, हर कोई कहता है, सोचता है टुनटुन बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन आपने टुनटुन के बारे में ऐसी बात कही तो इस बात को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप मतलब प्रेशर देके बोलो मैंने देखा है, और फिर अपनी आंखों को ऐसे बड़ा करके बोलो अपनी आंखों से देखा है, इशारा करके। अच्छा, प्रेम जी जान गए टुनटुन मुनमुन भाई बहन। तो अब देखो, आई सा इट विद माई ओन आइज। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। ही वेप्ट टीयर्स ऑफ जॉय। तो एक बात ये बताओ, जब कोई रोएगा तो आंसू तो गिरेगा ही, ठीक है? तो अब टीयर्स यहां पे सुपरफ्लुअस है, ठीक है? तो यही सेम चीज है कि जहां पे आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन आए और सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप समझ जाना वहां पे क्या है, प्लियोनाज्म है। एक और लिख रहा हूं, अगर मैं बोलूं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, अ फ्री गिफ्ट, अ फ्री गिफ्ट। अब ये बताओ, जो गिफ्ट है तो क्या वो फ्री नहीं होगा? गिफ्ट का मतलब ही होता है फ्री, तो यहां पे जो फ्री है ये बिना मतलब का लिखा हुआ है। आप यदि कह रहे हैं कि मैंने गिफ्ट मुझे मिला है, हाँ बहुत सही है। आशुतोष जी बोल रही हैं, क्या है भाई, एक मिनट। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वही नाम मैंने बोल दिया। आई हैव डन माई वर्क विद माई हैंड। ठीक है, अपने हाथ को करोगे तो अपने, मतलब किसी वर्क को करोगे तो अपने ही हाथ से करोगे, दूसरे के हाथ से तो करोगे नहीं, है ना? तो ये बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं, गिफ्ट होगा तो फ्री ही होगा, तो बिना मतलब का एक्सप्रेशन यूज किया गया है, हैं? अब एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए। ये एक्चुअली ना प्रेशर देने के लिए बनाया जाता है, इसको यूज किया जाता है जब आपकी कोई बात ना माने या आप इंपॉर्टेंस अपने उस शब्द का दिखाना चाहते हो पर्टिकुलरली, तब हम यूज करते हैं। जैसे जैसे एक सेंटेंस है कि द बॉय हैज डिसऑनेस्टली स्टोलन द बुक। अब ये बताओ, जो लड़का बुक चुराएगा तो वो तो अपने आप ही में डिसऑनेस्ट हो गया, है? डिसऑनेस्टली चुराएगा, तो ये बात लिखने की क्या जरूरत है? अब लड़का, आप कहो कि उसने मर्डर कर दिया, तो उसने कहो कि नहीं उसने जो है डिसऑनेस्टली मर्डर कर दिया, तो ये बात नहीं। जो मर्डर कर दिया वो तो गड़बड़ हो ही गया, जिसने बुक चुरा लिया तो वो तो डिसऑनेस्ट एक्ट अपने आप ही हो गया। तो ये इम्प्लिसिट आइडिया है स्टोलन के अंदर ही, यहाँ पे डिसऑनेस्टली की जरूरत नहीं है।
लेकिन हो सकता है आप किसी विशेष पर्पज में बोल रहे हो, आपने किसी लड़के के ऊपर बहुत भरोसा किया हो, वो कभी बहुत ऑनेस्ट रहा हो, और फिर वो लड़का जब चुराए तो आप थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन की बात है। सिचुएशन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और शायद हो सकता है ऐसी ही सिचुएशन सामने हो जब ये स्टेटमेंट बोले जा रहे हो। ठीक है, अब देखिए, अगर एक बात ये बोला जाए, एन एंशियंट हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो ऑलरेडी हैंड रिटन होता है, हाथों से लिखे गए स्क्रिप्ट को ही बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब हैंड रिटन यहाँ पे क्या हो गया, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया। तो मेरे ख्याल से आप सभी को 100% ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ प्लियोनाज्म के द्वारा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। अब अगर एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये बताइए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाटोलॉजी एंड प्लियोनाज्म। लगभग एक ही तरह की दोनों बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये टाटोलॉजी एंड प्लियोनाज्म, इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे बताओगे? इम्पैथेटिस देते हैं इसमें। इसमें क्या होता है? इम्पैथेटिस देते हैं, इम्पैथेटिस देते हैं, दबाव देते हैं। दोनों में इम्फेसिस दे रहे हैं, दोनों में दे रहे हैं, ये तो मान ही लो। दोनों में जो वर्ड, टाटोलॉजी में फ्रेजेस यूज करेंगे और इसमें टू एडजेक्टिव्स या मतलब जो दो एक ही सेम से टू वर्ड्स यूज करेंगे। लेकिन यहाँ भी इसमें साफ साफ दिखाई देगा लिखा हुआ, लेकिन प्लियोनाज्म में समझना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये कुछ आप जा रही हैं। अच्छा, एक आपके सामने फिर से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुनीता जी बोली थी, जो फ्रेजेज की बात कर रहा था, कौन बोला था? सर, टाटोलॉजी में फ्रेज यूज करते हैं और इसमें वर्ब भी यूज करते हैं, वो एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है। जब आपने बोला, एक मिनट, जब आपने बोला डिसऑनेस्टली स्टोलन, तो यहाँ पे फ्रेज कहाँ यूज हुआ है? डिसऑनेस्टली स्टोलन, तो ये तो दोनों वर्ड ही है ना, फ्रेज तो यूज नहीं हुआ। टाटोलॉजी में मैंने बताया सर। टाटोलॉजी में नहीं, ये प्लियोनाज्म में आप ये कहना चाह रही हो कि प्लियोनाज्म में क्या यूज करते हैं, वर्ड की फ्रेज? सर, वर्ड्स यूज करते हैं जिसका सेंस लगभग एक ही जैसा फील हो टू टाइम्स। तो टाटोलॉजी में क्या होगा? वहां पे मुझे समझ आया फ्रेजेस यूज करते हैं, जो फ्रेज वगैरह होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा बिग जाइंट, टाइनी लिटिल, ये एग्जाम्पल दिया था ना आपको, टाइनी लिटिल। यहाँ तो ये वर्ड ही, टाइनी का मतलब और लिटिल दोनों का मतलब सेम है, दोनों यूज किए गए हैं एक दूसरे के साथ। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एक बात समझनी है। ये फ्रेज, वर्ड, ये सब बोलेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? क्योंकि अगर मैं बोलूं टाटोलॉजी में, जैसे एक्सहास्टेड, तो एक्सहास्टेड वर्ड है, और मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा था कि ही वॉज क्वाइट एक्सहास्टेड एंड वॉर्न आउट। तो जो वॉर्न आउट है, ये तो एक फ्रेज है छोटा सा। तो ये सब फ्रेज, वर्ड, ये सब भूल जाइए। एक बात अपने दिमाग में रखिए कि जब आप वर्ड ऐसा यूज करें जो एकदम सिनोनिमस हो, एग्जैक्ट सिनोनिमस हो लगभग, ठीक है, उस केस में टाटोलॉजी होगा। यानी टाटोलॉजी का मतलब, ठीक है, टाटोलॉजी में क्या होगा कि अगर हम बात करें कि सिनोनिमस वर्ड आ जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टाटोलॉजी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया टाइनी एंड लिटिल, हमने एग्जॉस्टेड एग्जाम्पल दिया, ओन आउट एग्जाम्पल दिया। तो एक जगह फ्रेज है, एक जगह वर्ड है, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, एकदम एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर आप चाहो तो एग्जॉस्टेड को यूज करो, एक को मत यूज करो, टाइनी को यूज करो, दूसरे को मत यूज करो। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, एक को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि एग्जैक्ट सिनोनिम वर्ड नहीं होते हैं।
दोनों में अब जब हम कई जगह पढ़ने लगे ना तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन फाइनली ये बात समझ में आया कि एग्जैक्ट सिनोनिमस वर्ड ये नहीं होते हैं इस वाले केस में। ठीक है, जैसे डिसऑनेस्टली है, स्टोलन है, मीनिंग दे रहा है कि हाँ ठीक है भैया, जो स्टोलन चीज़ है वो डिसऑनेस्टली अपने आप ही है, लेकिन ये नहीं कि आप डिसऑनेस्टली यूज कर लें तो काम हो बन जाएगा, वो एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस दोनों जगह हो रहा है, लेकिन एक एकदम एग्जैक्ट सिनोनिमस वर्ड है और दूसरी जगह पे वो एग्जैक्ट सिनोनिमस ना होके उसी तरह की आइडिया देने वाला कोई फ्रेज हो सकता है, लेकिन वो सुपरफ्लुअस यूज है, यानी एक जो है एक्स्ट्रा यूज किया गया है, आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन 100% सिनोनिमस नहीं बोल सकते हैं। सेम प्रकार का आइडिया दे रहा है ये बोलेंगे। जैसे आप देख लीजिए, आपने बोला कि आई सा इट विद माई ओन आइज, तो जब आप बोल रहे हैं आई सा इट, बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या हो गया, विद माई ओन आइज। लेकिन अगर आप ये करो कि आई सा को हटा दो और कहो आई विद माई ओन आइज, तो क्या ये मीनिंग देगा? आई विद माई ओन आइज यदि आप बोलोगे तो क्या ये मीनिंग देगा? नहीं देगा। तो बस एक बेसिक डिफरेंस जो है बस यही है कि टाटोलॉजी प्लियोनाज्म में जब हम बहुत करीब से आते हैं तो बस एक चीज़ जो फाइनली ओवरऑल एक बेसिक आइडिया समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि टाटोलॉजी के केस में जो दोनों वर्ड्स होंगे वो 100% सिनोनिमस होंगे। जो प्लियोनाज्म का केस होगा वहाँ पे सिनोनिमस ना होके सिनोनिमस आप ये कह लीजिए कि वो एक ही तरह के एक्सप्रेशन को जरूर देंगे, लेकिन 100% सिनोनिमस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप टाटोलॉजी के केस में एक लाइन लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। आप लिख लीजिए टाटोलॉजी एंड प्लियोनाज्म और वहां पे एक लाइन लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। लिखिए इन केस ऑफ टाटोलॉजी, इन केस ऑफ टाटोलॉजी, in case of tautology we use synonymous to लिख लीजिए two or more ऐसे two or more synonymous स्पेलिंग सही कर लेना, synonymous वर्ड्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्लियोनाज्म, the unnecessary words मतलब जो आप एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर रहे हैं आर नॉट क्वाइट सिनोनिमस, but in case of pleonasm the unnecessary words are not quite synonymous। ठीक है, तो इस केस में सिनोनिमस 100% नहीं होंगे। और जैसा कि मेघा जी ने एक बात कहा था कि प्लियोनाज्म वाले में थोड़ा सा रुक के समझना पड़ेगा, लेकिन जब बात आप करोगे टाटोलॉजी की तो देखते ही समझ जाओगे आप, क्योंकि दोनों वर्ड्स कैसे होंगे, दोनों वर्ड्स एकदम कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, बस तो यही बेसिक डिफरेंस है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया सभी को? यस सर, क्लियर। एकदम 100%। लेकिन एकदम से साइलेंट हो गए आप लोग, तो हम डर गए कि हम बताएं। एकदम 100% सर। अच्छा कल आपने एडवाइस दी कि बहुत कम बोलिए और आज को खत्म करना है। अच्छा, तब ठीक है, मैसेज कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक और मैं बोलता हूँ, लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे इसी एग्जाम्पल को फिर से देखिए ताकि एकदम आपके एक एग्जाम्पल लिख लीजिए अपनी कॉपी में, दोनों के डिफरेंस को दिखाने के लिए। उसी के बाद
he looked at it, he looked at it and saw it, he looked at it and saw it। आप इस एग्जाम्पल को देखिए और एक दूसरा लिख रहा हूं, ही, सॉरी सी ना लिख के लिखे ही saw it with her, with his लिखिए, एक्चुअली ना ही को मैंने शी को ही बना दिया, with his eyes। अब मुझे बताइए इन दोनों में अगर मैं पूछूं कि ये बताइए कहाँ टाटोलॉजी है और कहाँ पे प्लियोनाज्म है, तो आप मुझे बताएंगे कहाँ पे टाटोलॉजी है, कहाँ पे? बहुत सही, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं लुक्ड, तो लुक्ड जो है लुक्ड एट इट एंड सा इट, यानी किसी चीज को देखने की बात हो रही है। तो अब लुक्ड बोलो चाहे सा बोलो, ये दोनों सिनोनिमस एक्सप्रेशन है जो कि एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, लुक और सा के द्वारा। तो ये आपका हो गया टाटोलॉजी। लेकिन जो दूसरा वाला है कि ही सा इट विद हिज आईज, तो यहां पे क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं कि विद हिज आईज, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है जो कि अलग से यूज किया गया है। ये इसका 100% सिनोनिमस नहीं है। सिनोनिमस मतलब आप ऐसा, सिनोनिमस मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप बस अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या आप इस वाले को हटा के इस वाले को सिर्फ यूज कर सकते हो, और जब यूज कर रहे हो तो 100% मीनिंग आ रही है? तो नहीं आ रही है। ही इट विद हिज आईज, कोई मीनिंग नहीं आ रही है। लेकिन यहां पे अगर आप एक को गायब कर दो, मान लो कि आपने एंड साइट को हटा दिया, तब भी मीनिंग आ रहा है ही लुक्ड एट इट, और अगर आप लुक्ड को हटा दो तब भी मीनिंग आ रहा है ही साइट इट। मेरे ख्याल से अब इस बात में कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है। आप सभी लोग मैसेज में लिखिए यस या नो, जो भी जिसको जितना समझ में आए तुरंत लिखना है मैसेज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उस पर। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है प्रोलैप्सिस। प्रोलैप्सिस भाई फिगर ऑफ स्पीच है एकदम सीधे सीधे। अगर आप कहोगे नहीं सर तुरंत थोड़ा सा तो कठिनाई लेंगे समझने में, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। बाकी अभी जितना समझना है समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर समझेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। एंटीसिपेशन भी इसको हम बोलते हैं, प्रोलैप्सिस को हम एंटीसिपेशन भी बोलते हैं। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं प्रोलैप्सिस का, लिखिए, by this figure of speech, by this figure of speech, a future, by this figure of speech, a future action, and its consequence, a future action and its consequence are expressed as done before it actually takes place. A future action, by this figure of speech, a future action and its consequence are expressed as done before it actually takes place. Have you all written? Yes sir. Yes sir. इसमें होता क्या है कि जो भविष्य में कोई चीज अभी हुआ नहीं है और अचानक पोएट ऐसा सेंटेंस लिखता है जैसे वो मान लिया कि ये हो गया है और उसके इफेक्ट को दिखाएगा। तो इफेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक्शन जो अभी भविष्य में नहीं हुआ है उसको पहले ही दिखा रहा है। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं।
जैसे एक बहुत ही फेमस पोयम है, ठीक है, आप लोग गेस करेंगे, हालांकि वो पोयम आप लोगों ने उस तरह से लाइन पढ़ी नहीं है तो कभी गेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो द टू ब्रदर्स एंड देयर मर्डर्ड मैन, ये पहली लाइन में था। रोड पास्ट है, रोड पास्ट फेयर फ्लोरेंस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आप यहां पे देखिए कैसे, सर बोलिए। सर ये पास्ट है, फास्ट है। ये पास्ट ही लिखा गया है, आप इसको फास्ट समझ लीजिए, हमें समझना है थोड़ी देर के लिए, तो आप इसे फास्ट ही समझिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन है एक्चुअल में पास्ट। अब देखो ये बस ऐसे लिख लो, ये जॉन कीट्स साहब ने एक पोयम लिखा है जिसका नाम है इजाबेला, उससे लिया गया है। इसमें क्या है कि अब ये बताइए, लिखा हुआ है द टू ब्रदर्स एंड देयर मर्डरस मैन, यानी दो ब्रदर्स हैं, उनके साथ कोई मर्डरस व्यक्ति है, ठीक है। तो देयर मर्डर्ड मैन रोड पास्ट, मतलब अब ये बताओ कि सिर्फ यहां तक समझिए कि जब दो भाई हैं मान लो, अब इन दोनों के साथ एक तीसरा पर्सन जो है अगर वो मर्डर्ड है, तो अगर उसे मर ही चुका है तो फिर वो कैसे उनके साथ राइड करेगा? राइड नहीं कर सकता ना, जो एक्शन है वो कौन करेगा? जो व्यक्ति जीवित है। तो वास्तव में है क्या कि ये पर्सन जीवित है, अभी मरा हुआ नहीं है, वो जा रहा है, लेकिन पोएट पहले से ही ये पहले से ही पोएट ये मान चुका है कि ये थोड़ी देर बाद मरने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है प्रोलेप्सिस का, यानी एंटीसिपेशन मतलब कोई चीज बाद में होने वाला है, उसके लिए पहले ही आप तैयारी कर लें, काम कर लें, सोच लें, ठीक है। तो ये एंटीसिपेशन में एंटीसिपेटरी सेंटेंस है, जो लाइन है ये पोएट का है कि अभी वो व्यक्ति मरा नहीं है लेकिन उससे पहले ही मान लिया गया, ठीक है। तो ये भविष्य में जो चीज होने वाला है उसको पहले ही स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोलेप्सिस का। क्लियर है सभी को? जी सर। जैसे सर जी जूलियस सीजर में क्लॉक का उल्लेख मिलता है, उसमें क्लॉक नहीं बनी थी लेकिन उसका जिक्र पहले ही कर दिया गया था। हाँ, वो बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन उसको जो है बोलते हैं, एक वर्ड है इसके लिए, चाइमस बोलते हैं। हाँ, चाइमस। वो एक्चुअली यहाँ पे यूज नहीं होगा, वो तो एक किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज है, जो कि इंस्ट्रूमेंट अभी खोजा ही नहीं गया, ठीक है। तो वो चलिए आपने अच्छा रेफरेंस दिया, लेकिन वो रेफरेंस यहाँ नहीं, जब जूलियस सीजर पे बात करेंगे तो फिर कभी बात करेंगे। एक्चुअली जूलियस सीजर में होता क्या है, इसको कहते हैं कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि इसको ब्लंडर भी बोला जाता है, कि इस तरह के ब्लंडर होने नहीं चाहिए, कि राइटर जैसे सपोज करिए कोई घटना है, जैसे सपोज करिए मैं इस समय प्रेजेंट में रह रहा हूँ 21st सेंचुरी में, ठीक है। अब 2021 में मैं जीवित हूँ और इस समय मैं क्या करूँ कि कोई अपनी इस समय कोई एक स्टोरी लिखूँ, कोई कहानी बताऊँ या कोई एक्ट प्रेजेंट करूँ, और वो घटना है 15वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, 16th सेंचुरी की। अब उस सेंचुरी में पता चले कि इस समय की तरह कार नहीं आ रही थी, हम उस समय के राजा को दिखा दें कि इस समय का जो कार है, जैसे ऋतिक रोशन एक मूवी है, क्या है गाना उसमें, तो उसमें जो है वो अजीब सा कार यूज करता है जिसमें ऊपर से और खुलता है, ठीक है, छत खुल जाती है ना। तो अब 16th सेंचुरी में तो उस तरह की कार आई ही नहीं थी, लेकिन आप 16th सेंचुरी के किंग को दिखा दो, चाहे महाभारत की स्टोरी बता रहे हो, और महाभारत की स्टोरी में आपने क्या किया कि श्री कृष्ण जी को कार से उतरते हुए दिखा दिया, हाँ, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इसको क्या कहते हैं कि ये गड़बड़ी करना, राइटर जो है क्रोनोलॉजिकली गड़बड़ी करता है। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, सौरभ जी जो बता रहे हैं उसके अलावा एक मेरे माइंड में है, लेकिन वो अभी नहीं याद आ रहा है, कभी शेक्सपियर की क्लास होगी तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है जो राइटर करता है, इसको हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे ध्यान रखना आप। एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
डैश दी डाउन टू द हैजार्ड ऑफ दाई brains and shattered sides. तो अब क्या है, डैश द डाउन टू द हैजार्ड ऑफ दाई ब्रेन एंड सैटर्ड साइड्स। अभी तो फिलहाल ये जहां भी एक्सप्रेशन आया है वहां पे ये अभी कहा जा रहा है कि उस आदमी को पटक दो, गिरा दो, फिर उसके बाद से क्या कर दो कि ऐसा कर दो कि उसका जो ब्रेन है वो पूरा फट जाए, मतलब हैजार्ड ऑफ द ब्रेन हो जाए, एंड सैटर्ड साइड्स, और उसकी जो साइड्स हैं यानी जो भुजाएं हैं, जो आर्म्स हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाएं, टूट जाएं, चोटिल हो जाएं या अलग हो जाएं। तो ये जो है ये सैटर्ड साइड्स ये अभी हुआ नहीं है, ये अभी क्या हो रहा है, जो पोएट बोल रहा है, जो राइटर किसी से बोल रहा है, ये भविष्य की बात पहले ही बोल दिया। पता नहीं उसको पटकोगे तो उसके आर्म पे, भुजाओं पे चोट आएगी कि नहीं आएगी, और आ भी सकती है, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, ये एंटीसिपेशन या प्रोलेप्सिस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव यू ऑल नोटेड? नोट कर लीजिए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिखिए, थोड़े से कठिन हैं, लेकिन भाई फिगर आप स्पीच तो थोड़ा कठिन होगा, इतना आसान तो होगा नहीं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। एक और एग्जाम्पल लिखिए, फॉर मी दैट विडोज मेट एक्सपायर्स। अब देखो यहां पे जो पोएट है, राइटर कह रहा है दैट विडोज मेट। अब बताइए, विडोज यहां मेट का मतलब है उसका हस्बैंड, तो जो हस्बैंड है अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ है। ठीक है, जब वो मर जाएगा तब तो ये विडो बनेगी जो औरत है। तो ये पहले ही एंटीसिपेशन, वो समझ गया कि ये मरने वाली है, मर जाएगा इसका हस्बैंड और ये विडो हो जाएगी। तो इसी को अब आपने पूरी तरह से, तो यहाँ पे जो विडो वर्ड यूज किया गया है ये सोच के यूज किया गया है कि मेट जो है उसका एक्सपायर हो गया है, मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं, मतलब मर जाएगा ऐसा भविष्य में सोचा जा रहा है, इसलिए ये विडो हो जाएगी, तो इसलिए यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोलेप्सिस या फिर एंटीसिपेशन के एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Should I go further? Have you all noted? ठीक है, Yes, sir. ठीक है भाई, पोएम्स के एग्जाम्पल हैं, इतने आसानी से नहीं आते हैं, तो बस अभी उसको पढ़िए, समझिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने प्रोलेप्सिस भी कर लिया। अब इसके बाद अगला देखिए, इसको बोलते हैं पैरालिएप्सिस, PARALIEPS भी कहीं होता है, कहीं पे SIS होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैरालिएप्सिस। ठीक है, इसमें जल्दी से लिखिए, फास्ट, थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ेगा भाई, है ना, तो थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं ताकि आज ये कंप्लीट हो जाए। लिखिए पैरालिएप्सिस, लिखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech a writer or speaker focuses attention on a subject by pretending to neglect it। बहुत इजी है, by pretending to neglect it। अलग अलग बुक में पता नहीं क्या क्या लिखा था। ठीक है, पैरालेप्सिस भी इसको स्पेलिंग हो सकता है, लेप्सिस या लिप्सिस, बिल्कुल भी वो नहीं होना है। स्पेलिंग के वेरिएशन बहुत हो सकते हैं।
पैरालिप्सिस भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल वो नहीं होना है। एक और इसकी स्पेलिंग है एपोफेसिस, एपोफेसिस, ये सब ऊपर लिख लीजिए, एपोफेसिस। अब क्या है, मतलब एक पर्सन जानबूझ के जो चीज कहना चाहता है, ठीक है, उसको कहेगा ये मैं नहीं चाहता हूं कहना, ठीक है। मतलब उसी चीज को जो कहना चाहता है, जिस पे उसका अटेंशन है, फोकस है, उसको नेग्लेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे आप बहुत लोगों को नहीं सुने, अरे रहने दो मुंह मत खुलवाओ, हाँ नहीं तो अरे तो मुंह मत खुलवाओ, तो अब सामने वाला बोलेगा अरे क्या हुआ बताइए बताइए भाई ऐसा क्या हो गया। मतलब वो जानबूझ के नेग्लेक्ट कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि नहीं नहीं मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में उसकी इच्छा क्या है, वो बताना ही चाहता है। ये उसका तरीका है, हाँ, कि रहने दो मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ। तो भैया क्या क्या बताइए बताइए, तो भाई बताएंगे ये, तो जो कहना चाहते हैं कह देंगे। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन है, लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल, आई विल नॉट से, लिख लीजिए, आई विल नॉट से, आई विल नॉट से वन वर्ड अबाउट, आई विल नॉट से वन वर्ड अबाउट हिज, अबाउट हिज चैरिटी, अबाउट हिज चैरिटी, his sincerity, or nobility, or nobility of his soul। ये कहना नहीं चाहते, लेकिन वास्तव में कह दिए बहुत कुछ, और इनसे बुलवाओ तो भी बहुत कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है। ये तो एक्सप्रेशन दिए हैं, तो वास्तव में ये स्टेटमेंट से ही लग रहा है कि ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हाँ, लेकिन अभी ये दिखा रहे हैं कि नहीं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं नेग्लेक्ट करना चाहता हूँ। आई विल नॉट से वन वर्ड अबाउट हिज चैरिटी, ठीक है, हिज सिंसियरिटी एंड नोबिलिटी ऑफ हिज सोल, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, फॉर, कोई व्यक्ति कह रहा है, फॉर माई पार्ट आई डू नॉट विश, आई डू नॉट विश टू से एनीथिंग, एनीथिंग disagreeable, anything disagreeable about my incompetent and unqualified opponent। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से आई डोंट विश टू से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं ऐसा जो डिसएग्रीएबल हो, जो न माने जाने वाली बात हो, जो उनके बारे में बात आप लोग न जानते हो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। किसके बारे में? टू माई इनकॉम्पिटेंट एंड अनक्वालिफाइड अपोनेंट, जो मेरे अपोनेंट हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट हैं, अनक्वालिफाइड है। न कहते हुए भी कह दिए कि इनकॉम्पिटेंट है, अनक्वालिफाइड है। तो अपनी तरफ से कहना नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन है बहुत कुछ कहने का, जहर उगलने का, ठीक है। तो ये है नोटेड। अब एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और जो वो एग्जाम्पल बता देगा उसको मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये बात मैं ऑलरेडी किसी दूसरे फिगर ऑफ स्पीच में एग्जाम्पल दे चुका हूँ, और फिलहाल आप मुझे अगर वो लाइन कोई बताएगा तो बड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो जूलियस सीजर का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जहाँ पे मार्क एंटनी कहता है जूलियस सीजर के लिए कि आई कम टू बरी सीजर, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। एकदम क्लियर है, ये कह रहे हैं कि हम उसको प्रेज करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई यही कि ये प्रेज ही करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है पैरालिप्सिस के। मनोज जी क्लियर है?
यस सर। अब यस सर, क्लियर है। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर लेते हैं, टाइम आपका हो गया है, फिर भी आप लोग 5-10 मिनट और मैनेज करिए ताकि कर लें। कुछ लोग बहुत जल्दी में होंगे, प्लीज़ आप लोग रुके रहें, ये आप ही के फायदे की चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एपोसियोप्सिस, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। एपोसियोपेसिस, एपोसियोपेसिस, ठीक है, जल्दी लिखिए, तुरंत फटाफट। derived from Greek word for, इसलिए becoming silent, साइलेंट रहने के लिए इसको यूज किया जाता है, becoming silent, derived from the Greek word for becoming silent। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ओ डबल एफ, नहीं सॉरी, इस कंसिस्ट ऑफ, ओ एफ है केवल, कंसिस्ट ऑफ सडनली ब्रेकिंग ऑफ in the middle of what is written or said, middle of what is written or said, ठीक है। एंड इसी में आगे लिखे, एंड thus leaving the sentence, आगे बढ़े, and thus leaving the sentence incomplete, for the sake of greater effect, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो राइटर है, स्पीकर है, वो साइलेंट हो जाता है अचानक मिडिल में जाके, और उसके बाद नहीं बोलेगा, कुछ दूसरी बात बोल देगा। अब आपको समझना है कि वहां पे क्या होगा, मतलब आप खुद अपना दिमाग लगाइए, समझिए, हाँ, सिचुएशन को जानबूझ के आपके लिए वो कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेगा। सर बोलिए सर, थोड़ा पिछला पेज सर ला दीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए कर लीजिए, बस अब एकदम एंड पे जा रहे हैं, ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट है, उसके बाद लास्ट वाले में बस 2-3 लाइन लिखना है। डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर बिकमिंग साइलेंट, नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सडनली ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है, पहले वाला कंसिस्ट सिंगल ऑफ है और सेकेंड वाले में ब्रेकिंग में डबल ऑफ है, ओ डबल एफ, आप in the middle of what is written or said and thus leaving the sentence, noted? यस सर। चलिए, वो सर जैसे किंग लियर में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें क्या है, आई विल हैव, I will have such revenges on you both। पिताजी गुस्से में बोल रहे हैं गॉनरिल और रीगन को, I will have such revenges on you both, आगे, that all the world shall। फिर देखिए यहां पे एक लाइन है, छोड़ दिया, फिर क्या है, इसके बाद आई विल डू
आई विल डू सच थिंग्स, आई विल डू सच थिंग्स, फिर डैश है, लाइन छोड़ दिया। क्लास के बाद बात करिएगा। सच थिंग्स फिर डैश, वाट दे आर, ठीक है। अब इसके बाद और आगे बढ़ता जाएगा। एट आई नो नॉट, इतना कर लेते हैं। एट आई नो नॉट, ठीक है। तो आप कैसे देख रहे हैं? आई विल हैव सच रिवेंजेस ऑन यू बोथ दैट द वर्ल्ड सैल। अब रुक गया। अब क्या होगा? वर्ल्ड क्या दुनिया देखेगी, क्या करेगी, भगवान जाने। आई विल डू सच थिंग्स, अब कौन सी चीज करेंगे पता नहीं। व्हाट दे आर, एट आई नो नॉट, अभी भी पता नहीं कि क्या करने वाले हैं। तो नहीं होता है कि अरे मैं देख लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, फिर अपना छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करोगे, भगवान जाने, है ना। तो ये है इफेक्ट के लिए, ग्रेटर इफेक्ट के लिए ऐसा किया जाता है। और बीच में हम अपनी लाइन छोड़ देते हैं जानबूझ के, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि आपको शब्द नहीं मिलते हैं क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि क्या होगा, क्या करोगे आप। लेकिन हाँ, ये है कि दृढ़ निश्चय तो एकदम पक्का है कि कुछ बुरा ही करोगे, कुछ ऐसा करोगे, अच्छा भी कर सकते, जो जिस तरह का सिचुएशन हो उसमें आप एकदम डिटरमाइंड हो कि कुछ करने ही वाले हो एकदम। ये वाले एक्सप्रेशन बहुत आराम से नहीं बोले जाते हैं, ये गुस्से में या इमोशनल जब सिचुएशन होती है तब हम इस तरह के एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतनी बात? ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह के यूज होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बस ये समझना कि डैश करके छोड़ दिया जाएगा या डॉट डॉट लगा के छूटा होगा, और ऐसा आपको लगेगा कि पूरी बात कंप्लीट नहीं की गई है, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है वहाँ पे सिचुएशन में, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को जानबूझ के इनकम्प्लीट करने रखने की कोशिश रखी जाती है राइटर के द्वारा। देखिए एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्रिस्टाबेल बहुत ही फेमस पोयम है, किसके द्वारा लिखा गया है? कॉलरिज के द्वारा। इसमें देखिए, बिहोल्ड हर बॉसम एंड हाफ हर साइड, साइड मतलब आर्म, भुजा, पहले भी मैं बता चुका हूं। फिर उसके बाद देखिए डैश 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 छोड़ दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, अ साइड टू ड्रीम, a sight to dream of, not to tell, not to tell. ओ शील्ड हर, अरे ओ शील्ड हर, यानी उसको किसी चीज से ढको, सेफ करो। क्रिस्टाबेल का ये है लाइन, ठीक है। बहुत अच्छा। तो बिहोल्ड, देखो, बिहोल्ड का मतलब देखो, देखो हर बॉसम एंड हर साइड, मतलब जो ऊपर बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स हैं पूरे, तो उनको कह रहा है कि आप देखो, ठीक है। और उसके भुजाओं को देखो। तो आप फिर उसके बाद छोड़ दिया, अ साइट टू ड्रीम ऑफ, नॉट टू टेल, वो सील्ड हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप देख के कैसा फील कर रहे हो या क्या सिचुएशन है, कुछ वहां पे राइटर बताना नहीं चाह रहा है ना। तो ये जानबूझ के छोड़ा गया है, इंप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, और ज्यादा ज्यादा इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो बस अब सबसे लास्ट फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। लिखिए, कैटाक्रेसिस, कैटाक्रेसिस। लिखिए, दिस फिगर ऑफ स्पीच, दिस फिगर ऑफ स्पीच this figure of speech consists in
in the wrong use of a word, the wrong use of a word in a sense different from but similar to its own. बट इतना ही लिख दीजिए, नहीं तो ज्यादा। इन अ सेंस डिफरेंट नहीं लिखी, डिफरेंट फ्रॉम बट सिमिलर टू इट्स ओन, बस इतना है। This figure of speech consists in the wrong use of a word in a sense different from but similar to its own। मतलब किसी एक वर्ड का यूज किसी दूसरे के साथ किया जा रहा है, लेकिन वो वास्तव में वर्ड इसके साथ यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि लगभग जो है जो यूज है, जो मीनिंग है, लगभग उस तरह की ही मीनिंग देने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन वर्ड सही नहीं है यूज करने के लिए, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, नोट कर लिया इतना। जैसे आप किसी हाँ, जैसे कोई लड़का है, मतलब ये ऐसे मैं दे रहा हूं, यहां मत समझना कि कोई लड़का है तो आप एक लड़के को बोलो कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है, तो अक्सर जो है, अब लड़का टुनटुन है मान लो, तो अब जो है लड़के के केस में टुनटुन जो है लड़का है, वो कहा कि हमको ब्यूटीफुल मत बोलो, गुस्सा आ गया बहुत तेजी से, कहा कि नहीं हमको स्मार्ट बोलो, भाई मैं लड़का हूँ, हैं स्मार्ट बोलो, हैंडसम बोलो। तो मतलब बात वही चीज है कि सुंदर है भाई टुनटुन, है ना, लेकिन अब ये है कि वो कह रहा है कि नहीं, लड़के के केस में भैया हमको स्मार्ट शब्द अच्छा लगता है ना। तो ये यही बस अंतर है कि मतलब मीनिंग दे देगा लेकिन रॉन्ग यूज होगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक यूज जो होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, यही है कैटाक्रेसिस। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ग्रास है, तो आप सभी को पता है कि ग्रास को कट किया जाता है, ठीक है, तो आप कट द ग्रास लिखना चाहिए, लेकिन आप लिख रहे हो सेव द ग्रास। आप बताओ, तो अब जो दाढ़ी सेव करते हो आप, तो उसको वहां पे आपने कर दिया, तो ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड है कि सेव करने का यूज अक्सर हम दूसरी जगह के लिए करते हैं, लेकिन ये तो जरूर पता चल गया कि आप सेव द ग्रास भी लिख दिए तो कट ही करने की बात हो रही है, बस ये है कि रॉन्ग यूज आपने कर दिया है। क्लियर है बात ये? तो मतलब वर्ड जो है लगभग उसी तरह की मीनिंग देने वाला वर्ड, लेकिन वो किसी दूसरी जगह यूज होता हो, उसको गलती से किसी और के लिए यूज कर दो, ठीक है, ये है आपका कैटाक्रेसिस। जैसे एक और एग्जाम्पल है, माउ द बियर्ड। अब इसी को मैं समझा दे रहा हूं दोनों को, माउ द बियर्ड। तो एक्चुअली ना ये जो ग्रास होता है, एक तो इसके लिए कट यूज वर्ड कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए आता है माउ, जो स्पेशली ग्रास के लिए आता है। जब ग्रास को आप किसी मशीन से काटते हैं, तो जैसे हम अपने गाल को जो शेविंग मशीन होती है उससे करते हैं, तो हमारा गाल एकदम चिकना हो जाता है, ठीक है, एकदम पूरी तरह से चीज़ें जो हमारे बाल हैं वो हट जाते हैं वहाँ से। तो सेम वैसे ही जब ग्रास को एक मशीन होती है, ग्रासिंग मशीन, उससे आप ऐसे लेके जाते हैं तो वो भी एकदम कट के एकदम बढ़िया हो जाता है, चिकना सा। तो उसके लिए वर्ब जो यूज होता है माउ, तो वास्तव में जो माउ वर्ड है वो ग्रास के लिए यूज होना चाहिए, माउ द ग्रास, लेकिन ये सेव जो वर्ड है जो हमारे बियर्ड के लिए यूज होता है ह्यूमन बीइंग के, उसको यूज कर दिया गया वहां पे, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट वर्ड है, माउ को होना चाहिए ग्रास के पहले और शेप को होना चाहिए था बियर्ड के पहले, लेकिन इनअप्रोप्रिएट वर्ड है और इसीलिए इसको कैटाक्रेसिस बोलते हैं। बस इसी तरह से और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को फिगर ऑफ स्पीच 100% अभी आज मैंने जितने बताए कंफर्म हो गए होंगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग पढ़े।